हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कक्षा 12 का जो आप लोगों का सब्जेक्ट है हिंदी है, यानी कि सामान्य हिंदी है। 2025 का आप लोगों का न्यू पेपर, वायरल पेपर आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं। पेपर का आप लोगों को बता दें कि जो आप लोगों का 24 फरवरी को हिंदी का पेपर होने वाला है, बोर्ड एग्जाम का जो पेपर होने वाला है, उस पेपर में यहीं से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाएंगे। आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाएंगे, एक एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। जो आप लोगों का ये पूर्णांक दिया गया 100 में 100 नंबर आप लोग को निचोड़ तरीके से, कंप्लीट तरीके से बता देंगे एंड आप लोग को समझा देंगे। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आसान शब्दों में, आसान भाषाओं में समझाया जाएगा एंड आप लोग को बताया जाएगा। बस आप लोग धैर्य बना करके अंत तक बने रहिएगा। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं, अपने क्वेश्चन पर आते हैं। खंड का यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से फर्स्ट का यानी कि आप लोग का देखिए इस ये पैटर्न आप लोग समझ लो। आप लोग का 5 रहेगा गद्य से रहेंगे, आप लोग का 5 MCQ गद्य से रहेंगे और 5 आप लोग का पद्य से रहेंगे। ठीक है, तो पद्य का आप लोग का जो सबसे पहले गद्य यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से फर्स्ट का वाला क्वेश्चन दिया गया। क्या देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य के, देखिए एक एक नंबर का प्रत्येक MCQ रहेगा, ये भी जान लो। देखो, हिंदी गद्य की प्रथम पुस्तक माना है, यानी कि किसे माना है प्रथम पुस्तक, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू, नासिकेतुफ आख्यान को माना है, यानी कि हमारा पहला वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। फिर दूसरा क्वेश्चन दिया गुलाब राय की रचना मेरी असफलताएं की विधा है। यहाँ पर देखो ये बाबू गुलाब राय की जो आत्मकथा की मेरी असफलताएं की विधा है, वो क्या है, आत्मकथा है। तो आत्मकथा बाबू आप लोगों को ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आप लोग का थोड़ा मिस प्रिंटिंग हुआ है। कोई बात नहीं बाबू, आप लोग इसको समझदार हैं, आप लोग को यहाँ पर किसी को भी कर सकते हैं, लेकिन ये आत्मकथा ही होगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दूसरा दिएगा, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक, यानी कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है, हमें ये बताना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पंडित प्रतापनारायण मिश्र जी। हमारा कौन सा चौथा वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास है, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास कौन सी है, हमें ये बताना। तो घा का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू, हमारा तीसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, पुनः हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा कौन सा तीसरा वाला ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन अड़ा वाला दिया गया, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है, यानी कि कौन सी रचना, हमें ये बताना। तो माटी हो गई सोना, यही है। ठीक है, हमारा कौन सा, यही दूसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। इस प्रकार से आप लोग का 5 नंबर यहाँ तक आप लोग का कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। दूसरा यहाँ से पद से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, यानी कि जिसमें से पहला क्वेश्चन का वाला दिया गया, भारतेंद्र युगीन कवि है, यानी कि भारतेंद्र युगीन कवि कौन है, हमें ये बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कौन हो जाएंगे बाबू, प्रेम घन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, प्रेम घन हो जाएंगे। पहला वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। फिर दूसरा क्वेश्चन दिया गया, हुंकार काव्य के रचयिता, यानी कि हुंकार काव्य के रचयिता कौन है, हमें ये बताना है। तो खा वाला का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू, आप लोग का रामधारी सिंह दिनकर जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, रामधारी सिंह दिनकर जी हो जाएंगे। हमारा कौन सा, ये दूसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रयोगवादी काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं, यानी कि प्रयोगवादी काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन है, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे बाबू, केदारनाथ अग्रवाल हो जाएंगे। कौन हो जाएगा, केदारनाथ। पहला वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन घा वाला दिया गया कि तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, यानी कि तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा है, हमें ये बताना है। तो इसका जो घा वाला का ऑप्शन राइट हो जाएगा, कौन सा, पहला वाला हो जाएगा, ये 1959 ईस्वी में हो, यानी कि 1959, यानी कि पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है पांचवा, पल्लो से उद्धृत कविता परिवर्तन के रचयिता है, यानी कि इसके रचयिता कौन है, हमें ये बताना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बाबू, कौन सा, ये दूसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत जी हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग का 10 नंबर तो MCQ वाला खत्म हो गया। ठीक, फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पर। आप लोग को इसका भी आंसर बताएंगे, बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। धैर्य बना करके आप लोग का एक एक क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में बताया जाएगा एंड आप लोग को समझाया जाएगा। ठीक है, चलिए बिना देरी के अपने क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए क्या दिया गया, दिए गए पद्यांश पर आधारित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के आप लोग को उत्तर देना है। 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से आप लोग को बता दे रहे हैं। देखो क्या कि आप लोग का इसमें जो दिया गया है, यहाँ पर आप लोग का यहाँ पर दिया गया अशोक के, इसको पढ़ लेते हैं आप लोग का। देखिए 5 क्वेश्चन रहेंगे आप लोग के, इसमें पूछे जाएंगे 2 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा। अशोक को जो सम्मान कवि कालिदास ने दिया है, यानी कि आप लोग को देखिए अशोक अगर शब्द आ गया तो अशोक से फूल से ये लिया गया, समझ गए ना बाबू। जिसके वो लेखक कौन है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो इसका आप लोग को, चलिए आप लोग को इसको पढ़ते नहीं, आप लोग की इच्छा होगी तो स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा या आप लोग टिक लगा लीजिएगा। आप लोग का इसका आंसर जो क्वेश्चन पूछेगा उसको बता दे रहे हैं, आप लोग को समझा दे रहे हैं, आप लोग समझ लो, उसको तैयार कर लो। देखो क्या देखो, उपयुक्त गद्यांश पर संदर्भ, इस गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ लिखना है, संदर्भ हेडिंग बना लेना। इसमें क्या लिखना है आप लोग को, देखिए इस प्रकार से लिखना है,
संदर्भ ब्लैक पेन से हेडिंग बनाना। इसमें लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के क्या दिएगा, हिंदी के गद्य खंड में अशोक के फूल नामक पाठ से संकलित है या लिया गया है। ये आप लोग का लिख करके हो जाएगा। जिसके लेखक कौन है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। बाबू 2 नंबर लिख करके आप लोग का ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है आप लोग का, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आप लोग को ब्लैक पेन से बनाना है रेखांकित अंश की व्याख्या। इसमें क्या लिखना है कि उनका मानना था कि अशोक पर तभी पुष्प आते थे जब कोई अत्यंत सुंदर युक्ति अपने कोमल और संगीतमय नुपुर वाले चरणों से उस पर प्रवाह करती थी। अशोक के फूलों की सुंदरता के कारण सुंदरता के कारण सुंदर यानी कि सुंदरियां उन्हें अपने कानों का आभूषण बनाती थी। और यह कर्णफूल जब उनके सुंदर गालों पर झूलता था तो उनकी सुंदरता और भी अधिक बढ़ जाती थी। और जब अशोक के फूल अपनी काली नीली चोटी में गूंथी थी तो उनकी चंचल लताओं की सुंदरता 100 गुनी बढ़ जाती थी और तब देखने वालों की दृष्टि उनसे हटती नहीं थी। इस प्रकार से रेखांकित अंश लिख करके बेल कंप्लीट हो जाएगा बाबू। फिर इसमें दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया क्या कि संस्कृत के किस कवि ने अशोक को सम्मानित किया है, यानी कि संस्कृत के किस कवि ने अशोक को सम्मानित किया है, हमें यह बताना है। तो संस्कृत के महान कवि कालिदास जी ने अशोक को सम्मानित किया है। इस प्रकार से ये वाला क्लिक करके कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया देखो कि अशोक के फूल के आने के संबंध में लेखक का क्या विचार है, यानी कि अशोक के फूल के आने के संबंध में लेखक का क्या विचार है। तो हम यही विचार है कि देखिए अशोक के फूल में आने का ऐसा मतलब यही विचार है, जानते हो क्या है, इसका आंसर बता दे रहे हैं। देखो कि इसका यही विचार है कि वह अपूर्व था। पंक्ति का आशय यह है कि कालिदास ने अपने साहित्यिक और अशोक के अत्यंत सम्मान दिया है। अशोक के फूल मादकता का अनुभव करने की दृष्टि से कालिदास के पास थी और ऐसा वर्णन अपूर्व था, यानी कि जो पहले किसी ने नहीं किया था। इस प्रकार से यही संपादित विचार किया गया। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया कि असिंजकारी और कण वसंत का अर्थ लिखिए। तो इसका अर्थ लिखना है। तो देखो एक का अर्थ जो होता है, इसका जो होता है देखो क्या दिया गया, असिंजकारी दिया गया। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होता है, अनुराग उत्पादक होता है। और इसका क्या होता है, कड़फोला होता है, यानी कि कड़फोला होता है। ठीक है, ये वाला भी बाबू आप लोग का 10 नंबर करके कंप्लीट होएगा। इसमें अथवा करके भी आप लोग का क्वेश्चन दिया जाएगा। आप लोग के बोर्ड एग्जाम में भी कैसे दिया जाएगा, आप लोग का निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है। तो ये वाला बाबू आप लोग स्वयं से तैयार कर लीजिएगा, नहीं तो आप लोग को अगर अथवा करके भी आंसर बताएंगे ना तो ये वीडियो हमारा बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग स्वयं से तैयार कर लीजिएगा अगर आप लोग को इच्छा होगी तो। वैसे तो ये पेपर में जितने भी क्वेश्चन हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। बार बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं कि आप लोग इसको धैर्य बना करके मन लगा कर इसको याद कर लो, तैयार कर लो। ठीक है, 24 फरवरी को यहीं से आप लोग का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये भी दिमाग में बैठा लो। फिर चलिए बिना देरी के अपने बहस किए हो अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा वाला क्वेश्चन दिया गया, दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के निम्नलिखित उत्तर दीजिए। 10 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया गया, मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले जाके आए न मधुवन से औ न भेजो संदेशों में रो रो के प्रिय विरह में बावाली हो रही हूँ जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। यानी कि ये गोपियाँ और राधा कहती हैं। तो आप लोग का इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है, चलिए इसका भी आप लोग को क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और इसका भी आंसर आप लोग को बता देते हैं। ठीक है बाबू, देखो क्या दिया गया इसमें आप लोग को, ये निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आप लोग को संदर्भ इसमें भी ब्लैक पेन से हेडिंग बनाना है या एग्जाम में इसी प्रकार से लिखना है। संदर्भ में आप लोग को इसके आगे क्या लिखना है जानते हो, ये आप लोग का कहाँ से लिया गया, पवन दूतका से लिया गया, हरिओद वाला है। ठीक है, तो इसमें लिखना है क्या, संदर्भ में लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक पद्य खंड में पवन दूतका नामक शीर्षक से उद्धृत है या लिया गया है। ठीक है, या संकलित है, जिसके कवि कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी है। बाबू 2 नंबर लाला लिख करके कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है कि पवन दूतका द्वारा किसने किसको संदेश भेजा, यानी कि हमें यह बताना है। तो इसका आंसर भी आप लोग को बता दे रहे हैं कि पवन दूतका के द्वारा किसके संदेश, तो राधा पवन को दूती बनाकर श्री कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं। इस प्रकार से ये वाला 2 नंबर लिख करके कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो ब्लैक पेन से रेखांकित अंश की व्याख्या इतना करना है। ठीक है, इतना बताना है। तो आप लोगों को क्या
लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग बना लेना है, यही आप लोग को हेडिंग बनाना है। इसमें क्या लिखना है कि राधा पवन रूपी दूत को श्री कृष्ण के विरह में अपनी विरह व्यथा सुनाते हुए कहती हैं कि जब से मेरे प्राण प्रिय नए बादलों के समान यानी कि जल से भरे श्याम वर्ण कमल से नेत्र वाले श्री कृष्ण मथुरा गए, तब से ना ही वह मधुबन लौट आए और ना ही कोई संदेश भेजा। इस प्रकार से बाबू रेखांकित से व्याख्या प्यारा सा लिख करके वेल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन घ वाला क्या दिया गया, प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया गया है, हमें ये बताना। तो इसका आंसर लिखना है कि राधा के अनुसार श्री कृष्ण के नयन नवीन बादलों के समान पनीले व मनोहरी है और राधा का प्रेम उनके प्यारे प्राण प्रिय श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल है। इस प्रकार से ये वाला भी लिख करके वेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसमें अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया बाबू कि प्रस्तुत पद्यांश में प्रयुक्त रस और अस्थायी भाव कौन सा है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो इसमें रस और अस्थायी भाव बताना है। तो ये वाला जो क्वेश्चन दिया गया है बाबू आप लोग का, इसमें रस और अस्थायी भाव के बताना है। तो इसमें जो रस हो जाएगा वो करुण रस ही हो जाएगा। ठीक है, और अस्थायी भाव उसका वही होता है, क्या होता है, शोक होता है, यानी कि दुख होता है, सॉरी वो दुख होता है, यानी कि राधाओं अपने दुख को यानी कि वेदनाओं को ही प्रकट कर रही है ना। तो यही आप लोग का लिख करके वेल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसमें अथवा करके भी दिया जाएगा, अगर आप लोग ऊपर वाला नहीं करना चाहते हैं तो इसमें अथवा करके भी दिया जाएगा। ये वाला मैं नीर की भरी दुख की बदली, ये वाला भी बाबू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग बाबू तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, फिर चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सभी क्वेश्चन को इसको तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया आप लोग का, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य प्रसिद्ध तो उनके प्रमुख कृतियां का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्दों में लिखना होगा आप लोग का। 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसको आप लोग को ऑप्शन के तौर पर क्या क्या दिया गया, हरिशंकर प्रसाद जी दिए गए हैं, प्रोजी सुंदर रेड्डी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो इन दोनों का आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। और हमारे तरफ से आप लोग को वसुदेव शरण अग्रवाल जी का भी आप लोग को ऑफर के तौर पर हमारे तरफ से तैयार कर लीजिएगा। 5 नंबर ये वाला भी आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बाबू, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देगा, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्य परिचय देते हुए। देखिए क्वेश्चन को ये वाला इसलिए नहीं बता रहे, आप लोग इसको जरूर अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, ये आप लोग तैयार ही कर सकते हो बाबू। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्य परिचय देते हो उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। सेम प्रोसेस है नंबर का और आप लोग को लिखने का। ठीक है, आप लोग को बस यहाँ पर मैथिली गुप्त जी ऑप्शन में दिए गए हैं और रामधारी सिंह दिनकर आज्ञे जी दिए गए हैं। ठीक है, तो इनको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिएगा, पंचलाइट कहानी का सारांश अपने उद्देश्य प्रकार डालिए। शब्द सीमा अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्दों में लिखना होगा। 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी बाबू आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें भी अथवा करके दिया गया कि बहादुर कहानी का तत्व का सारांश अपने शब्दों में लिखना है। वो 5 नंबर का ये वाला भी दिया गया, इसमें भी अथवा करके दिया गया है। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से बाबू आप लोग स्वयं से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोगों के चैनल पर इस पर इसका वीडियो अपलोड है पंचलाइट कहानी का, तो ये वाला भी देख सकते हैं। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप लोग का क्या दिया गया, आप लोग इसको समझ लो। त्यागपति वाला दिया गया, अधिकतम शब्द सीमा ये दिया गया, 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है बाबू सभी डिस्ट्रिक्ट का सभी जनपद का आप लोग का अलग अलग होता है, तो ये अपने अकॉर्डिंग इसको तैयार कर सकते हो। ठीक है, ये वाला जिनका जो होगा उसको अच्छे तरीके से अपने अकॉर्डिंग, हाँ ये भी दिमाग में बैठा लीजिएगा, चाहे आप पहला वाला कीजिए चाहे दूसरा वाला, किसी एक ही क्वेश्चन को करना है बस, ये भी दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग का खा वाला दिया गया, इसमें यहाँ से खंड खा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से आप लोग का संस्कृत एंड आप लोग का व्याकरण के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 नंबर के। ठीक है, इसको भी आप लोग को कंप्लीट एंड आप लोग फुल सोल्यूशन के साथ निचोड़ तरीके से एक एक क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं और आप लोग को समझा देते हैं बिना देरी किए हुए। देखिए 8वां का वाला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 नंबर का क्वेश्चन है आप लोग का। चलिए इसका भी आप लोग को पढ़ लेते हैं। देखिए क्या दिया गया, संस्कृत से साहित्यम सरंसम व्याकरणम चम सुनिश्चितम, ये वाला दिया गया है। तो आप लोग को देखिए ये जो आप लोग का इसको अभी नहीं पढ़ेंगे, जब अर्थ बताएंगे तब पढ़ते हैं। ठीक है, पहले इसका आप लोग को संस्कृत का वो बता देते हैं, क्या बता देते हैं, ये संदर्भ बता देते। तो ब्लैक पेन से संदर्भ लिखना है, आप लोग को ब्लैक पेन से हेडिंग बनाना है संदर्भ। इसमें क्या लिखना है इसको समझ लो आप लोग को। देखो इसमें आप लोग को लिखना प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषा महत्तम नामक पाठ से उद्धृत है। बस आप लोग का लिख करके 2 नंबर कंप्लीट हो गया। और रही 5 नंबर की बात, उसको भी अभी के अभी आप लोग कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, बस 2 से 3 मिनट में। देखो क्या दिया गया, आप लोगों का दिया गया संस्कृत से साहित्यम सरसम
व्याकरणम सुनिश्चितम, यानी कि इसका हिंदी क्या होता है कि संस्कृत का साहित्यिक रसपूर्ण है, क्या है, रसपूर्ण है, और उसका व्याकरण अत्यंत सुनिश्चित है। इतना अर्थ समझ में आ गया ना हिंदी बाबू। फिर आगे देखो क्या गया दिया गया है कि तस्य गदे गदे पदे चा ललित्यम और भाव विदोषण समर्थनम अद्वितीयम, क्या दिया गया, श्रुति माधुर्यम वर्तते, यानी कि ये हमें बताना। तो इसका क्या हो जाएगा, यानी कि उसके गद्य और पद में सुंदरता, यानी कि और फिर भाव, यानी कि भाव बोध और की अद्वितीय क्षमता और श्रवण की मधुरता है। ठीक है। फिर क्या दिया गया, किम बहुना, यानी कि कहने की क्या है, यानी कि किम बहुना चिर 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 निर्माणार्थम यदृशी सप्रेरणम और संस्कृत वर्णनम ददत न तदेश्रम किंचिदंत, ये दिया गया है। यानी कि इसका अर्थ क्या होता है, किंचिदंत दिया गया ना, यानी कि ये क्या है, की बहुना दिया गया ना, यानी कि की बहुना का मतलब क्या होता है, समझ लो इसको अच्छे तरीके से। कहने की क्या आवश्यकता है, चरित्र के निर्माण के लिए जितनी उत्तम प्रेरणा संस्कृत, यानी कि क्या, संस्कृत साहित्यिक देता है उतनी कहीं नहीं मिलेगी, यही इसका अर्थ है। फिर क्या दिया गया है आप लोग का, मूलभूतनम मानवीय गुणम यादृशी विवेचनम संस्कृत साहित्य वर्तते नंतर तृजते, यानी कि मूलभूत मानवीय गुणों को जिस प्रकार से विवेचना संस्कृत साहित्य की गई है वैसे ही अत्यंत नहीं मिलती है। इस प्रकार से ये लिख करके बेल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बाबू, ये वाला आप लोग का लिख करके कंप्लीट हो जाएगा ना, मूलभूतम वाला नहीं मिलती है और वैसे ही अत्यंत नहीं मिलती है, और दया दान पवित्र उदारत, और आप लोग का क्या दिया गया, उदार, और आप लोग का उदारता क्षमा और अनेक गुण संस्कृत साहित्य के अध्ययन से उत्पन्न होते हैं। ये वाला लिख करके आप लोग का 7 नंबर लिख करके वेल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। इसमें अथवा करके भी दिया गया है, महाविद्वान वक्ता धार्मिको नेता, ये वाला दिया गया, पटु पत्रकार आसीत, ये वाला दिया गया ना। तो इसका ये वाला बता दे क्या, चलिए इसका आप लोग को संदर्भ लिख दीजिएगा, क्या था वाला भी बता दे रहे हैं। इसका संदर्भ प्रस्तुत, इसका संदर्भ लिखिएगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक संस्कृत के महामना मालवीय नामक पाठ से उद्धृत है। बस इतना लिख दीजिएगा, 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें भी इसका अर्थ बता देते हैं, छोटा सा है बाबू, बता देते हैं, बताने में क्या जा रहा है, आप लोग इसको तैयार तो कर लेंगे। ठीक है। देखो क्या दिया गया, महामना विद्वान वक्ता धर्मिको नेता पटु पत्रकार चा आसीत, ये हमें दिया गया, यानी कि महामना एक महान विद्वान वक्ता धार्मिक नेता और कुशल पत्रकार थे। ये लिख करके कंप्लीट, आसीत है ना तो थे। ठीक है। फिर अगला क्या जाएगा, परमस्य सर्वोच्च गुण और जन सेवा आसीत, यानी कि उनका सर्वोच्च गुण जन सेवा ही था। ठीक है। फिर आगे क्या है, यत्र कुत्राप्ययं जनान दुःखितान, क्या देगा, पीड़न पश्यते तथैव सा शीघ्रमेव उपस्थिते सर्वभद्रम साहचर्य अकरोत्, यानी कि इसका क्या होता है कि जहाँ कहीं भी वह दुखी और पीड़ित लोगों को देखते वहीं ही शीघ्र पहुँच जाते और हर प्रकार की सहायता करके प्राणियों की सेवा उनका स्वाभाविक स्वभाव था। यह लिख करके हो जाएगा। फिर प्राणी सेवा अस्य स्वभाव एवासीत, यानी कि प्राणियों की सेवा उनका स्वाभाविक स्वभाव था। आज हमारे बीच में ना होते तो महामोहन मालवीय आप लोगों को अपनी कीर्ति की आमूर्ति को पैसे फैला रहे अंधकारों को डूबे हुए लोगों को सही मार्ग दिखा रहे हैं। ठीक है। फिर ये वाला लिख करके आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। 7 नंबर इसमें भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, खा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों में से किसी एक का श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा। देखो क्या दिया गया, श्लोक को भी आप लोगों को देख लेते हैं एंड आप लोग को समझा देते हैं। देखो क्या दिया गया, पहला दिया गया जल बिंदु वाला, तो ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है। ये वाला नाम है रोचते वाला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका आप लोग को 7 नंबर कंप्लीट तरीके से बता दे रहे हैं एंड आप लोग को समझा दे रहे हैं। ठीक है बाबू। देखो क्या दिया गया आप लोग का, ना में रोचते भद्राणम, में रोचते भद्रम व उलोक निश्चितम और अक्रुद्ध से मुख्य पश्च कदकुदो भविष्यते, यानी कि ये हमें बताना है। इसका आप लोग को संदर्भ तो उलूक वाले पाठ से लिया गया है, इतना तो आप लोग लिख ही सकते हैं। तो इसका क्या अर्थ होता है, देखो कि मुझे शुभ, या इसका अर्थ यही होता है कि मुझे शुभ उल्क का अभिषेक पसंद नहीं है, जिसका मुख क्रोध है वह बाद में क्रोधित होगा तो कैसा होगा। ये इसका अर्थ लिख करके वेल कंप्लीट हो जाएगा। 7 नंबर इसमें भी कंप्लीट हो गया। फिर
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिना देरी किए बाबू आप लोग को समझा देते हैं, आप लोग को बता देते हैं। देखो ये वाला क्या दिया गया है, आप लोग का देखने कि लोकोक्तियों का मुहावरे में से किसी एक का अर्थ लिख करके वाक्य प्रयोग कीजिए। अर्थ हम बताएंगे, वाक्य प्रयोग स्वयं से करेंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन है। वाक्य प्रयोग अपने मित्र के प्रति कर सकते हैं या आप लोग को जो घटनाएं होंगी उसके प्रति कर सकते हैं या आप लोग बना करके भी कर सकते हैं। ठीक है, वाक्य प्रयोग। देखो पहला क्या दिया गया है, इसका मुहावरे जो वाक्य मुहावरे और लोकोक्तियाँ दिया गया, इसको पढ़ लेते हैं, इसका अर्थ बता देते हैं। देखो पहला दिया गया है का वाला कि का वर्षा जब कृषि सुखाने यानी कि का वर्षा जब कृषि सुखाने, यानी कि इसका अर्थ यही होता है समय बीत जाने के बाद सहायता व्यर्थ होती है, यानी कि समय बीत जाने के बाद सहायता व्यर्थ होती है, इसका अर्थ यही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिएगा अधजल गगरी छलकत जाए, यानी कि कम गुण वाले व्यक्ति दिखावा करता है, ये वाला लिख करके भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देगा आग बबूला होना यानी कि क्रोधित ना होना, ये वाला लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला दिया गया है कि आसमान टूट पड़ना यानी कि अचानक मुसीबत आना, यानी कि क्या हो जाएगा, अचानक मुसीबत आना। ठीक है बाबू, आप लोग का चारों का अर्थ बता दिया, आप लोग एक तो वाक्य प्रयोग कर सकते हो ना। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया आप लोग का, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया 5 नंबर का रहेगा कि अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न को उत्तर दीजिए, यानी कि ये आप लोग पढ़े नहीं रहेंगे, इसी में से छाट करके हमें आंसर देना होगा। तो देखिए आप लोग का ये जो दिया गया 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसी में से छाट करके लिख दीजिएगा। इसको तैयार नहीं किया जाता है, तैयार नहीं, आप लोग को दिमाग से इसको लिखना होता है। यही जो बता रहे हैं इसमें ये सेम नहीं आता है, आप लोग को इसको छाट करके लिखना होता, तो ये वाला भी तैयार हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला दिया गया आप लोग का ये वाला क्वेश्चन जो दिया गया, इसका भी आंसर आप लोग को समझा देते हैं ना, आप लोग को बता देते हैं। ठीक है बाबू, देखो क्या दिया गया है, समझ लो इसको। दिया गया निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए, यानी कि सही अर्थ चयन करके हमें लिखना होगा। चलिए इसका भी आंसर आप लोग को बता देते हैं एंड आप लोग को समझा देते हैं। देखो क्या दिया गया, अम्ब दिया गया और अम्बू दिया गया। ठीक है, तो एक का मतलब होता है माता होता है, एक का मतलब जल होता है, तो माता और जल कहाँ है, पानी, ये बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया भवन दिया गया और भुवन दिया गया, तो भवन और भुवन का अर्थ क्या होता है, एक का मतलब घर या महल होता है और एक का मतलब जगत या संसार होता है, तो आप लोगों का ये हमारा आ वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द का 2 अर्थ लिखिए, तो इसका क्या अर्थ लिख देंगे, द्विज का। चलिए बता देते हैं, द्विज का मतलब पक्षी भी होता है और ब्राह्मण भी होता है, दांत भी होता है, चंद्रमा भी होता है। ठीक है, पक्षी भी होता है, दांत, चंद्रमा होता है, ब्राह्मण होते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मा भी होते हैं। ये आप लोग का लिख करके 2 नंबर बाबू कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्या दिया गया, निम्नलिखित वाक्यांशों का सही अर्थ चुन करके लिखना होगा। क्या सही अर्थ चुन करके लिखना है, क्या जिसकी कहीं अंत ना हो वो क्या होता, अनंत होता, यानी कि बा वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया कम बोलने वाला को क्या कहते हैं, मितभाषी कहते हैं। क्या कहते हैं, मितभाषी कहते हैं, सा वाला ऑप्शन हमारा इसका भी राइट हो जाएगा। फिर चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शुद्ध करके लिखना होगा। 2 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, क्या दिया गया, पुत्री पराया धन होता है, पुत्री पराया धन होता है, तो इसका आप लोग को कैसे लिखना है कि पुत्री पराया धन होती हैं, यानी कि स्त्रीलिंग है तो होती हैं लगाएंगे, यानी कि जिस प्रकार से ही का प्रयोग करते हैं आप लोगों को, तो इसमें सी का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आप लोग को सी का प्रयोग कर देंगे, इस प्रकार से करना। 1 नंबर कंप्लीट हो गया। फिर दूसरा क्या देगा, आज मेरा बड़ा भाई आ गया, यानी कि इसको कैसे करना, आज मेरे बड़े भाई आ गए हैं, इस प्रकार से इसको कर देंगे। फिर ये वाला क्या दिया गया कि तुम मेरे को पुस्तक दो, यानी कि तुम हमको पुस्तक दे दो, इस प्रकार से इसको लिख दीजिएगा सही रूप से। बाबू 2 ही करना है, 2 करके 2 नंबर कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, करुण अथवा शांत रस का लक्षण बताते उस उदाहरण दीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि एक ही का बताना है। एक का आप लोग का 1 नंबर आप लोग का इसका परिभाषा है लक्षण लिखने पर, 1 नंबर आप लोग का उदाहरण, यानी कि 2 नंबर इसका भी कंप्लीट हो जाएगा। करुण रस का हेडिंग बना लेना, इसको चलिए बता देते हैं। करुण रस का क्या होता है कि जब किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु को हानि या शोक व्यक्त होता है तो उसे करुण रस कहते हैं। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। इसके उदाहरण क्या क्या होते हैं, उदाहरण बहुत होते हैं बाबू, क्या क्या होते हैं उदाहरण, इसको आप लोगों को देखिए, आप लोग का इसका उदाहरण भी बहुत होता है।
इसका उदाहरण यही होता है, अपनी तुलसी भाषा में वह सिसक सिसक कर बोली, ये वाला होता है। फिर हाँ, ये वाला भी होता है, कल से प्यासी लगी है हो हृदय की मतवाला, ये वाला उदाहरण भी लिख करके आप लोग का बिल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आसान वाला बता रहे हैं, 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। और शांत रस वाला आप स्वयं से तैयार कर सकते हैं। फिर अगला दिया गया, एक ही करना रहता है, श्लेष अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का परिभाषा बताना है, यानी कि लक्षण और एवं उदाहरण बताना। लक्षण यानी कि वही परिभाषा होता है। तो आप लोग का श्लेष अलंकार का बता दे क्या, सबसे पहले देखो श्लेष अलंकार का बता दे क्या बाबू, देखो श्लेष बता दे कि शांत बता दे। चलिए शांत रस का आप लोग को बता देते हैं एंड आप लोग को समझा देते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला भी है। श्लेष वाला सबसे पहले जान लो, ये सीरियल में बता रहे हैं कि जब किसी वाक्य में एक ही शब्द का इस्तेमाल या प्रयोग हो करके ज़्यादा अर्थ बताते हो या किए जाते हो, वह श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे कि उदाहरण क्या होता है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए ना ओबरे माती मोती मानुष चूर्ण। इस प्रकार से ये वाला उदाहरण लिख करके 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। और शांत रस स्वयं से तैयार कर लीजिएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार आप लोग स्वयं से तैयार कर लीजिएगा। और श्लेष अलंकार का और भी जानना चाहते हैं तो कौन कौन सा हो जाएगा जानते हो? श्लेष अलंकार का उदाहरण होता है यही कि चरण धरत चिंता करत चितवत कर चोरुहर, और सुवर्ण खोजत फिरत कभी अविचारी चोर। ये वाला आप लोग का लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला दिया गया चौपाई अथवा दोहा छंद का लक्षण बताना है। चौपाई अथवा दोहा छंद, चौपाई का और उत्प्रेक्षा अलंकार का भी जानना चाहते हैं तो इसका परिभाषा ऐसे लिख सकते हैं कि जब जहाँ किसी उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए वह उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। ठीक है, इस उदाहरण कैसे हो सकता है? उदाहरण यही हो सकता है कि यही आप लोग का उदाहरण यही होता है कि मेरे आंसू मोती हैं, यहाँ बूंदों की मोती के रूप में कल्पना की गई है। ठीक है, यह आप लोग का लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। फिर चौपाई अथवा दोहा छंद की बात कर रहा है तो इसको भी आप लोग को बता देते हैं उदाहरण सहित। 2 नंबर का इसका भी कंप्लीट तरीके से बता देते हैं बाबू। क्या दिया गया है इसको भी तैयार कर लो। चौपाई मात्रिक छंद का एक भेद होता है, यानी कि आप लोग कह सकते हैं कि चौपाई का जो होता है या इसके 4 चरण होते हैं। इसके हर चरण में 16 मात्राएं होती हैं। प्रथम चरण में गढ़ और तगड़ होना नहीं होना चाहिए, ये वो इसका नियम होता है। और इस प्रकार से ये वाला लिख करके कंप्लीट हो। चौपाई के हर चरण में 16 मात्राएं होती है। चौपाई के अंत में गुरु होता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग का ये वाला हो सकता है क्या, आप लोग का इसका एग्जाम्पल आप लोग स्वयं से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है बाबू, क्या इसका चौपाई छंद का जो हो जाएगा इसका एग्जाम्पल आप लोग स्वयं से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, उदाहरण। फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया आप लोग का, छात्रवास दिया गया। दोहा छंद वाला भी आप लोग का इसी का उल्टा हो जाएगा। दोहा छंद एक, इसमें 4 चरण होते हैं। दोहा छंद के 4 चरण होते हैं और यह छंद के विषम चरणों के प्रथम और तृतीय में 13 मात्राएं होती हैं और द्वितीय और चतुर्थ में 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, यह वाला लिख करके वेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बाबू। आप लोग का ये 6 नंबर तो व्याकरण वाला कंप्लीट हो जाएगा ना। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कि 13 वाला कि छात्रवास के जीवन शैली विषय पर अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें अथवा करके भी दिया गया कि विद्यालय के खेल कूद के सामग्री की ओर ध्यान को दिलाते हुए प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। तो चलिए आप लोग का ये वाला नीचे वाला बता देते हैं। 6 नंबर आप लोग का कंप्लीट करा देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिखना है, सबसे पहले आप लोग को लिखना है सेवा में लिखना है। उसके नीचे लिखना है प्राचार्य या प्रधानाचार्य जी लिखना है। स्कूल का नाम लिख देना है, कोई भी हो आप लोग को स्कूल का नाम लिख देना है। विषय क्या है, खेल कूद। विषय में आप लोग को लिखना है खेल कूद सामग्री की समुचित व्यवस्था करने हेतु। ठीक है, इसमें आप लोग को आगे लिखना है महोदय सबने निवेदन है कि हमारे विद्यालय में वैसे तो खेल कूद की कई सामान उपलब्ध है या वस्तु उपलब्ध है, पर क्रिकेट खेल से संबंधित या हॉकी खेल से संबंधित भी लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, कि संबंधित कुछ सामानों की ज़रूरत है और हमारे सभी साथी कई खेलों में अपने विद्यालय का नाम रोशन कर चुके हैं, किंतु या परंतु भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्रिकेट में हमारा विद्यालय कभी भी कोई स्थान अर्जित नहीं कर पाया है, अतः आपसे अनुरोध है कि इस और तत्काल ध्यान दें और खेलकूद विभाग को खोलने का पर्याप्त सामान उपलब्ध करवाने की दिशा में उचित कार्य करने का आदेशित करें। हम सभी छात्र आपके आभारी रहेंगे। और फिर नीचे लिख देना धन्यवाद लिख देना है। आपका आज्ञाकारी शिष्य बाबू। बोर्ड एग्जाम में XYZ लिख दीजिएगा, नाम मत लिखिएगा। ठीक है, और जो कक्षा होगा कक्षा लिख दीजिएगा, सेक्शन जो होगा सेक्शन लिख दीजिएगा, डेट डाल दीजिएगा, डेट भी हो जाएगा। आप लोग का ये 6 नंबर लिख करके लाला कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है,
यही था आप लोगों का। और अगर आप लोग को ये वाला लिखना चाहे तो ये वाला थोड़ा बड़ा हो जाता है बाबू, यही वाला अच्छा रहता है, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग गंदगी वाला भी लिख सकते हैं, या कोई भी और समस्या हो तो ये वाला भी लिख सकते हैं। 6 नंबर इसमें कंप्लीट हो जाएगा। और फिर जो हमारा लास्ट क्वेश्चन इसका पेपर का पूछा गया है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली पर क्या लिखना है, आप लोगों को निबंध लिखना है। 9 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको भी आप लोग को कंप्लीट तरीके से बता दे रहे हैं ना, आप लोग को समझा दे रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन क्या दिया गया, भारत में कृषि क्रांति क्या क्या थी, और फिर भारतीय लोकतंत्र का भविष्य क्या क्या है, और भारतीय वरदान का अभिशाप, विज्ञान वरदान या अभिशाप क्या क्या है, विद्यार्थी जीवन का अनुशासन महत्व, मेरे प्रिय कवि या लेखक, किसी पर भी लिख सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि पर भी तैयार कर सकते हैं, पर्यावरण प्रदूषण भी तैयार कर सकते हैं। ये वाला भी 9 नंबर आप लोग लिख करके कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं इसमें टेंशन लेते हैं कि ये याद नहीं होता। बाबू आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, सभी को जितने भी निबंध है बस आप लोग उसमें बना करके लिखेंगे तब भी नंबर दिया जाएगा। अगर आप लोग का 9 नंबर का है तो आप लोग का 8 नंबर 7 नंबर जरूर दिया जाता है, ठीक है। तो आप लोगों का यही था क्वेश्चन पेपर कक्षा 12 का, जो कि आप लोग को इस वीडियो में कंप्लीट एंड आप लोग को निचोड़ तरीके से समझा दिए एंड आप लोग को बता दिया। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा बाबू, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए। और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो ना बाबू, तो इस वीडियो को आप लोगों को कक्षा 12 के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।